नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। टीएमसी ने 42 लोकसभा कैंडिडेट्स की घोषणा की। क्रिकेटर यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद के नाम, नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती का टिकट कटा। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। पार्टी ने बहरमपुर सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। इसके अलावा आसनसोल से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और दुर्गापुर से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का नाम शामिल है। टीएमसी ने बशीरहाट लोकसभा सीट से एक्ट्रेस नुसरत जहां और जावदपुर सीट से एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया है। वहीं दोस्तों, टीएमसी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 16 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है। इनमें से 12 महिलाएं भी शामिल है। इसके अलावा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े चेहरे रचना बनर्जी और दीपक अधिकारी को क्रमशः हुगली और घाटल से टिकट दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसके बाद जान लेते हैं अगली खबर। महतारी वंदन योजना की पहली किश्त हुई जारी। 70 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए हुए ट्रांसफर। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को ड्रोन भी देंगे। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की पहली किश्त रविवार को जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली 70 लाख महिलाओं के खाते में कुल 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कल नमो ड्रोन योजना के तहत महिलाओं को सरकार ड्रोन भी देगी। मोदी ने आगे कहा कि आप सबके खाते में हर महीने बगैर परेशानी के अब पैसा आता रहेगा। ये मेरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार पर। मैं गारंटी देता हूं, जब माताएं बहनें सशक्त होती हैं तो पूरा परिवार सशक्त होता है। डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता माताओं बहनों का कल्याण है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद किया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अपने गुजरात चरण के तीसरे दिन शनिवार को नर्मदा जिले में दलित, आदिवासी और किसान आंदोलन से जुड़े करीब 70 सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद किया। यह संवाद कार्यक्रम कुंवरपारा में हुआ। कांग्रेस की यह यात्रा बृहस्पतिवार को राजस्थान से भाजपा शासित गुजरात में प्रवेश कर गई। मणिपुर से शुरू हुई यह यात्रा 6700 किलोमीटर की दूरी तय करके मुंबई पहुंची। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि गुजरात में कुछ आदिवासी समुदायों को अपने जीवन काल में कई बार विस्थापन का सामना करना पड़ा है। अक्सर पर्याप्त मुआवजे तथा पुनर्वास के बिना ही इन्हें 3-4 बार बेदखल होना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान के 2 पूर्व मंत्रियों विधायकों ने ज्वाइन की बीजेपी। मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत को चुनौती दी, कहा उनके किए वादे निकलवा रहा हूं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में 2 पूर्व मंत्रियों, 2 पूर्व विधायक, 1 पूर्व सांसद समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें गहलोत के करीबी और पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी शामिल है। वहीं नागौर के कद्दावर जाट नेता और पूर्व विधायक रिचपाल विजयपाल मिर्धा भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल बोले, अगर श्रीराम होते तो बीजेपी उनके पास ईडी सीबीआई भेजती, बंदूक रखकर पूछती, बेटा पार्टी में आओगे या जेल जाना चाहोगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार यानी कि 9 मार्च को दिल्ली विधानसभा में कहा कि अगर आज भगवान श्रीराम होते तो भाजपा उनके घर पर ईडी सीबीआई भेज देती और बंदूक रखकर पूछती कि बेटा भाजपा में आओगे या जेल जाना चाहोगे। दोस्तों, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को शराब नीति घोटाले में ईडी और सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। केजरीवाल को भी ईडी 8 बार पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है, लेकिन वे एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसे लेकर उन्होंने कहा कि शायद मुझे 9वां समन भी जल्द ही मिलने वाला है, लेकिन मैं सदन में यह घोषणा कर रहा हूं कि तुम जितने समन भेजोगे मैं उतने स्कूल बनवाऊंगा। इसके अलावा केजरीवाल ने शनिवार को ही महिलाओं के साथ एक टाउन हॉल मीटिंग की। इसमें उन्होंने कहा कि इस बार वोट आम आदमी पार्टी को ही देना और अगर पति ज्यादा मोदी मोदी करे तो उन्हें रात का खाना मत देना। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आजमगढ़ में पीएम बोले, मोदी दूसरी मिट्टी का बना है। चुनाव में नेता पत्थर लगाकर गायब हो जाते थे, मैं तेज दौड़ रहा, देश को दौड़ा रहा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का आज यूपी में दूसरा दिन था। रविवार को आजमगढ़ से प्रधानमंत्री ने देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हुआ हूं, क्योंकि पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब होता था और नेता भी गायब हो जाते थे। उन्होंने कहा कि मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं।
हूं और देश को तेज गति से दौड़ा भी रहा हूं। 2024 में किए जा रहे शिलान्यासों को कोई चुनाव के चश्मे में न देखें, क्योंकि 2019 में हमने जो शिलान्यास किए थे उनके उद्घाटन हो चुके हैं। आजमगढ़ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ पहले अपराध और माफियाओं का गढ़ था, मगर 10 साल में आजमगढ़ की पहचान बदल गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत बोला यूएनएससी में सुधार के लिए और कितना इंतजार, कहा 25 साल बीते अब बदलाव नहीं आया तो खतरे में पड़ जाएगा संगठन। जी हां दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से यूएनएससी में बदलाव की मांग उठाई है। यूएन में भारत की परमानेंट प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधारों पर चर्चा 1990 के दशक में शुरू हुई थी। दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अब और कितना इंतजार करना होगा, हम और कितना और इंतजार नहीं कर सकते। रुचिरा ने आगे कहा कि साल 2000 में पहली बार मिलेनियल समिट में वर्ल्ड लीडर्स ने यूएनएससी में सुधार के लिए संकल्प लिया था। इस बात को करीब 25 साल बीत चुके हैं। अब भी अगर बदलाव नहीं हुए तो यूएनएससी एक ऐसा संगठन बन जाएगा जो गुमनामी की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत की जीत से ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, हाथ से गई नंबर 1 की कुर्सी। टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंची। जी हां दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहला मैच हारने के बाद लगातार 4 मुकाबले जीतकर जबरदस्त खेल वापसी की। टीम इंडिया को टेस्ट में जीत हासिल करने का इनाम आईसीसी रैंकिंग में भी मिला। भारत ने धर्मशाला में इंग्लैंड को करारी शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में भारत एक स्थान हासिल करने में कामयाब रहा, यानी कि दोस्तों वह पहले स्थान पर आ गया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की जगह टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली। इस तरह से भारतीय टीम खेल के तीनों प्रारूपों की आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज हो गई है। भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पहले ही शीर्ष पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन में अब एक नहीं 3 बच्चे अच्छे, शी जिनपिंग की सरकार वन चाइल्ड पॉलिसी के नॉमिनेशन मिटा रही, चुपचाप फैलाया जा रहा प्रोपोगेंडा। जी हां दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 1980 के दशक में बनाई अपनी ही वन चाइल्ड पॉलिसी के नामो निशान मिटाने में जुटी हुई है। दशकों तक वहां लोगों को एक ही बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया गया। दीवारों पर स्लोगन और जमकर एक बच्चा पैदा करने के लिए प्रचार किया गया। सख्त नियम बनाए गए, अब उन्हें मिटाया जा रहा है। चीन वन चाइल्ड पॉलिसी से 2 चाइल्ड पॉलिसी और अब 3 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है, यानी अब लोगों को 3 बच्चे पैदा करने के लिए कहा जा रहा है। 2020 और 2024 की वुहान में परिवार नियोजन से जुड़ी कलाकृति को देखने से पता चलता है कि चीन अब वन चाइल्ड पॉलिसी को पीछे छोड़कर 2 और अब तो 3 बच्चों की पॉलिसी पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए 15 मार्च को मीटिंग, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पैनल मेंबर शामिल होंगे। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद 2 पद हुए खाली। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग में इस समय 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली है। इन्हें भरे जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल की 15 मार्च को शाम 6 बजे बैठक होगी। नियम के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में रिटायर हो गए थे, दूसरे अरुण गोयल ने 9 मार्च को अचानक इस्तीफा दे दिया। लिहाजा 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में इस वक्त सिर्फ सीईसी राजीव कुमार ही हैं। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी बनने की कतार में थे, क्योंकि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक का था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मालदीव ने तुर्की से खरीदे मिलिट्री ड्रोन्स, राष्ट्रपति मुइज्जो ने कहा था समुद्री सीमा की खुद रक्षा करेंगे। चीन से भी कर चुका है सुरक्षा समझौता। जी हां दोस्तों, भारत से तनाव के बीच मालदीव ने पहली बार तुर्की से मिलिट्री ड्रोन खरीदे हैं। इनका इस्तेमाल समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। मालदीव की मीडिया अधाधु न्यूज के मुताबिक ये ड्रोन्स 3 मार्च को मालदीव डिलीवर कर दिए जाएंगे, जो फिलहाल नूनू माफारू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद है। मालदीव की सरकार ने अब तक ड्रोन्स खरीदने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फ्लाइट रडार वेबसाइट के मुताबिक एयरक्राफ्ट तुर्की के डेकिडांग से मालदीव एयरपोर्ट पहुंचा था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टीम इंडिया के कैप्टन ने बताया रिटायरमेंट का प्लान। रोहित शर्मा बोले किसी सुबह लगेगा कि फिट नहीं हूं तो इस पर सोचूंगा, अभी बेस्ट क्रिकेट खेल रहा। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी रिटायरमेंट प्लान के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जब लगेगा कि वे क्रिकेट खेलने के लायक नहीं रहे तो वह संन्यास के बारे में सोचेंगे। पिछले 2-3 साल से मैं अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेल रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा। अगर किसी दिन मैं जागूं और मुझे महसूस हो कि मैं फिट नहीं हूं, अच्छा नहीं खेल पा रहा हूं, तो मैं इस बारे में बोर्ड से बात करूंगा। अभी मैं अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेल रहा हूं। रोहित 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 4-1 से हराने के बाद जियो सिनेमा से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम को फियरलेस बनाना चाहता हूं। खिलाड़ियों के लिए आंकड़े जरूरी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी प्लेयर्स निडर क्रिकेट खेलें। नंबर्स उनका साथ दे ही देंगे।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एमपी में हर 10वां, राजस्थान में हर 12वां शख्स शेयर निवेशक। 16 करोड़ से ज्यादा लोग शेयर बाजार में लगा रहे हैं पैसा, इनमें 22% महिलाएं भी। जी हाँ दोस्तों, देश में 16 करोड़ से ज्यादा लोग शेयर बाजार में रजिस्टर्ड हैं। इनमें 50% हिस्सेदारी सिर्फ 5 राज्यों की है, जिनमें कि महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। एक स्टडी के मुताबिक 80% डीमैट अकाउंट होल्डर्स के 50,000 से ज्यादा शेयर मार्केट में पैसे लगे हुए हैं। करीब 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में हर 9वां शख्स शेयर बाजार में निवेश कर रहा है। 2008 से 2023 के बीच यानी कि पिछले 5 सालों के दौरान इनकी संख्या में 4 गुना से भी ज्यादा का उछाल आया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में लगभग हर 10वां 12वां व्यक्ति शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या नहीं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे ने उत्तर पश्चिम मुंबई से कैंडिडेट्स घोषित किए। संजय निरुपम बोले, बची कुची शिवसेना के प्रमुख कांग्रेस को नीचा दिखाने की हरकत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी MVA गठबंधन के 2 दल शिवसेना, UBT और कांग्रेस के बीच विवाद हो गया है। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को नॉर्थ वेस्ट मुंबई से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि यह कांग्रेस को नीचा दिखाने की हरकत है। उन्होंने शिवसेना प्रत्याशी को खिचड़ी स्कैम का घोटालेबाज और शिवसेना को बची कुची पार्टी तक कह दिया। वहीं दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। राज्य में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की NCP और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी अलायंस के तहत एक साथ है। तीनों पार्टियों के बीच 48 में से 8 सीटों पर सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली जल बोर्ड प्लांट के बोरवेल में गिरा युवक, 40 फीट अंदर रात 1 बजे से फंसा। रेस्क्यू टीम बोली अपने आप नहीं गिरा होगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के केशवपुरा मंडी के पास जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक युवक बोरवेल में गिर गया। घटना शनिवार रविवार यानी कि 10 मार्च देर रात 1 बजे की है। बोरवेल की गहराई 40 से 50 फीट बताई जा रही है। NDRF, दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी रविंदर सिंह ने बताया कि बोरवेल में एक बच्चे के गिरने की सूचना मिली थी। हालांकि वह छोटा बच्चा नहीं है, उसकी उम्र 15 से 20 साल के बीच है। बोरवेल 12 इंच चौड़ा है, इसमें कोई अपने आप नहीं गिर सकता। वजह नहीं पता, लेकिन पुलिस जांच के बाद पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। वहीं दोस्तों NDRF के इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह ने बताया कि बोरवेल के बगल में एक और गड्ढा खोदा जा रहा है। इसके जरिए युवक को निकालने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले बोरवेल में रस्सी डालकर शख्स को निकालने की कोशिश की गई थी, हालांकि सफलता नहीं मिली। पुलिस ने बताया कि पूरे ऑपरेशन में कई घंटों का समय लग सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएमओ का मैसेज, डरी हुई है ममता। TMC ने सभी 42 लोकसभा सीटों पर उतारे उम्मीदवार तो भड़क गए अधीर रंजन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही राज्य में कांग्रेस के साथ TMC के गठबंधन की अटकलें भी समाप्त हो गई। TMC की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पश्चिम बंगाल से 42 उम्मीदवारों की घोषणा करके ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी या पार्टी को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह लिस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को मैसेज है कि वह इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। TMC ने बहरनपुर सीट से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के नाम का ऐलान किया है। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस यूसुफ पठान को सम्मान देना चाहती थी तो उन्हें राज्यसभा भेज सकती थी या यूसुफ पठान के लिए गुजरात में एक सीट मांग सकती थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, शैतान ने मचाई दुनिया भर में तबाही, 50 करोड़ के करीब पहुंचा फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। जी हां दोस्तों, शैतान का थिएटर्स में दबदबा कायम है। फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर छप्पर पाड़ कमाई कर रही है। आर माधवन का शैतानी अवतार और अजय देवगन का किरदार दोनों ही दर्शकों का दिल जीत रहा है। शायद यही वजह है कि फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई कर रही है। घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर में भी फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है। अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 22.5 करोड़ रुपए के साथ ओपनिंग की थी। दूसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में खूब नोट बटोरे। सैकनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक शैतान ने दूसरे दिन 25.4 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया। इसी के साथ ही 2 दिन में फिल्म ने कुल 47.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गैंगस्टर काला जटेड़ी की शादी से पहले दिल्ली से 5 शार्प शूटर हुए गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी साजिश। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला जटेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज की शादी से ठीक 2 दिन पहले 5 शार्प शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 शूटरों को द्वारका इलाके से गिरफ्तार किया, जो काला जटेड़ी गैंग से ही जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से विदेशी हथियार भी बरामद किए हैं। इनमें PX-30 मेड इन चाइना पिस्टल, P ब्रिस्टा मेड इन इटली पिस्टल, .32 पिस्टल और कई राउंड कारतूस भी शामिल हैं। 12 मार्च को काला जटेड़ी और अनुराधा चौधरी की शादी होने वाली है। उससे पहले हरियाणा के रोहतक में एक बड़ी खूनी गैंगवार होने से बची है। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि काला जटेड़ी की शादी से पहले उसके इशारे पर हरियाणा के रोहतक में बड़ी खूनी गैंगवार होने वाली है। इसके तार हरियाणा की जेल और दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़े हुए हैं। इसके बाद दिल्ली के द्वारका इलाके से 5 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें कई जटेड़ी के वफादार और पेशेवर अपराधी शामिल हैं। पकड़े गए मुख्य आरोपी राहुल बाबा और प्रवीण दादा काला जटेड़ी के साथ मिलकर हरियाणा में शराब के ठेके चलाते थे। इसी लेकर दूसरे गैंग के अजय से उनका झगड़ा हो गया था। इसके बाद अजय उनके विरोधी गैंग नीरजा, बवाना, हिमांशु उर्फ भाऊ का करीबी हो गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस ने बनाई 6 सदस्यों की कमेटी, सीएम समेत इन नेताओं को मिली जगह है। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चल रहे कांग्रेस के अंदरूनी संकट को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक 6 सदस्यों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के लिए बनाई गई है, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम का नाम भी शामिल है। इस समिति में जिन नेताओं को शामिल किया गया है उनमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्री विक्रमादित्य सिंह, वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर और धनीराम शाहिल शामिल हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से राजनीतिक उथल पुथल जारी है। कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ वोट करने वाले कांग्रेस के 6 विधायक उत्तराखंड के एक होटल में चले गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्रोह करने वाले विधायकों पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गाइड किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सांसद अनंत कुमार ने की संविधान संशोधन की वकालत, बीजेपी ने बयान से किया किनारा, मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने रविवार को अपने कर्नाटक सांसद अनंत कुमार हेगड़े से उस विवादास्पद बयान से किनारा कर लिया है जिसमें उन्होंने भारत के संविधान में संशोधन करने की बात कही थी। पार्टी ने सांसद के बयान से खुद को अलग करते हुए इसको उनकी निजी टिप्पणी बताया है, साथ ही उनसे इस बयान पर जवाब भी तलब किया है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान पर हेगड़े के विचार उनके निजी हैं, जिस पर पार्टी ने सांसद से जवाब भी मांगा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कर्नाटक सांसद अनंत कुमार हेगड़े का बयान उनके व्यक्तिगत विचारों को दर्शाता है। यह ऐसा बयान नहीं है जो बीजेपी के विचारों को दर्शाता हो। पार्टी ने हेगड़े के इस बयान पर संज्ञान लिया और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। वैसे दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे बड़ा बैंक ग्रुप कौन सा है? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं भारत के सबसे ज्यादा कस्टमर बेस के हिसाब से बैंक का नाम, तो जल्दी से उस बैंक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जिसके की सबसे ज्यादा कस्टमर है। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।